हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 13। जो हमारा चैप्टर 13 है वो क्या है? गति एवं समय। आज हम जानेंगे कि गति क्या होती है और समय क्या होता है। कक्षा छठी में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यहाँ पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। यदि आपको ये तीन ही प्रकार की गतियां याद है तो सारणी 13.1 गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। जैसे कि हमको यहाँ सारणी दे रखी है, इसमें हमको क्या करना है? गति को पहचानना है। मार्च पास्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, चलती साइकिल के पेडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति और लोलक की गति। आप इन सारी गतियों के बारे में आप बता सकते हैं। ये हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। जैसा कि हम रोज देखते हैं कि किसी की तो गति कैसी होती है? मंद होती है, और किसी की गति कैसी होती है? तेज गति होती है। मंद अथवा तीव्र गति। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति 2 वर्गों में, मंद और तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। क्रियाकलाप 13.1 चित्र में देखेंगे हम। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र को देखेंगे। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति कर रहा है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे बस साइकिल की तीव्र गति कर रही है? जो बस है हमारी वो साइकिल से तेज गति कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, सड़क में एक ही दिशा में गति करते हुए वाहन ये दिखाई दे रहे हैं हमको। ये सारी क्या है हमारी यहाँ पर कार, जीप वगैरह क्या कर रही है? एक ही दिशा में गति कर रही है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं दर्शाए गए वाहनों में कुछ समय पश्चात की स्थिति। जैसे कि इनमें कुछ स्थितियां हमको दिखाई दे रही है। पहले वर्तमान स्थिति अलग थी और अब की स्थिति अलग दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम प्रिय यह कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की अधिक चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। जैसे कि हम देखते हैं जो धावक कम चाल में अधिक दूरी के तय करता है उसकी चाल क्या होती है? अधिक होती है। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई हो। 2 या 2 अधिक वस्तुओं कौन सी तीव्रतम गति कर रही है, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम उनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें कौन सा अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कह सकते हैं। जब हम यह कह सकते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः अब हम यह कह सकते हैं कि किसी कार की 50 किलोमीटर प्रति घंटे तो प्रिय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई दूरी के लिए
कुल समय में विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। जैसे कि चाल, तय की गई दूरी, लिया गया समय। क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, जो हमारी दूरी बटे समय, पहले हमने जो तय करी दूरी वो, और जो लिया गया समय। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। अब हम देखते हैं, यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी में तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6ठी में आपने दूरी और मापन सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाइए। अब हम समय कैसे नापते हैं, समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कह सकते हैं कि निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन का समय अनुमान लगा लेते थे। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वज ने यह देखा है कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए होने वाले उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच समय को एक दिन कहा गया है। इसी प्रकार एक अमावस्या नव चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रिया, हमें एक दिन से काफी, हमारा जो एक वर्ष है उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में हमारी जो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। जब हमारी पृथ्वी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है तब क्या हो जाता है, हमारा एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है। प्रिया, हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने के सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई कि घड़ियां समय कैसे मापती है। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये क्या हमारी दीवार घड़ी है, ये हमारी मेज घड़ी है, और ये क्या है, हमारी अंकम या डिजिटल घड़ी। कुछ सामान्य घड़ियों के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, को हम देख सकते हैं। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टेन से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी से और बी से वापस ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तब बी से वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे क्या कहते हैं, लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या एक सरल लोलक ये दिखाई दे रहा हमको, ये कैसा है, सरल लोलक, और ये दोलन करता हुआ लोलक है जो हमको दोलन करता हुआ सरल लोलक दिखाया गया है। और इसकी विभिन्न स्थितियां भी दिखाई गई है। ये क्या है, ए से बी तक, बी से ए से ओ तक, और ओ से बी से, और फिर ये वापस से बी से ए तक आता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 13.2। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लोलक चित्र में दर्शाए गए अनुसार सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का भी उपयोग
कर सकते हैं। लोलक को गति करने में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति में मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए कि गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर हो। गोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। जो हम सारणी में अपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3 बार 4 बार दोहराइए। अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है हमारा सरल लोलक का आवर्तकाल। ये डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। 20 दोलनों के लिए लिया गया समय कितना है 42 सेकेंड और आवर्तकाल कितना है 2.1 सेकेंड। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए कि आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकेंड है। इसका प्रतीक एच। समय के बड़े मात्रक मिनट होते हैं और जो हमारा घंटा इसका मात्रक क्या होता है एच होता है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी और समय है अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वास्तव में इसे हम अन्य मात्रकों जैसे कि मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति आवर्स में व्यक्त किया जा सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अथवा हम 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकेंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुराने में लगा समय लगभग 1 सेकेंड होता है। 2001 से 2 वर्ष 10 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार 10 सेकेंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकेंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? अब हम यहाँ देखते हैं इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली जो 1564 में 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने में अंतराल उनकी नब्ज स्पंदन धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण के लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जंतर मंतर नई दिल्ली धूप घड़ी। ये क्या हमारा जंतर मंतर में नई दिल्ली में क्या है धूप घड़ी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर करती है धड़कती है बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियां उपयोग की जाती थी। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं चाल मापना। समय तथा दूरियां कैसे मापे यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या हमारी
रेत घड़ी है और ये क्या कौन सी घड़ी हमारी जल घड़ी है। प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन के लिए युक्तियां थी जैसे कि धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करते हैं। इसके लिए एक हम क्रियाकलाप 13.3 करके देखते हैं। चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह अविराम आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह द्वारा बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को सारणी 13.3 में लिखी प्रत्येक समूह के पाठ्यांक से गेंद की चाल परिकल्पित कीजिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी, लिया गया समय। समूह का नाम, गेंद द्वारा चली गई दूरी, लिया गया समय और चाल। हम यहाँ पर इनको बता सकते हैं। क्या आप चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहोगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इसी दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 13.4 कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति हर्ट्ज में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित छोड़ना करने वाले रॉकेट 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात करना हो तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को माप सकते। अब हम देखेंगे सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकेंड है। तथापि अब हम ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध है जो 1 सेकेंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती है। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रो सेकेंड तथा नैनो सेकेंड जैसे शब्द सुने होंगे। माइक्रो सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक नैनो सेकेंड सेकेंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकेंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों तथा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रिय अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? अब हमें यहाँ पर सारणी दी गई है। कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्र गति की चाल बताई गई है। जैसे कि बाज, इसकी चाल क्या होती है? 320 किलोमीटर प्रति आवर्स। चीता 112, ब्लूफिश इसकी 40 से 46, खरगोश 56, गिलहरी 19, घरेलू चूहा 11, मानव 40, भीमकाय कछुआ 0.27 और घोंगा 0.05। और यहाँ पर हम इनकी चाल भी बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय में गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी, चाल, समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। लिया गया समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब हम यहाँ देखते हैं, अपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों में डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने में किलोमीटर प्रति आवर्स लिखा होता है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे किलोमीटर प्रति आवर्स में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इसे मीटर को पथ मापी या ओडोमीटर भी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, क्या हमारा डैशबोर्ड पर लगा होता है कार में, क्या होता है? चाल मापी
लगा होता है। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक में लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक को सारणी 13.5 में लिखा। 13.5 में यात्रा के विभिन्न समय को पथ मापी के पाठ्यांक में लिखा गया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये क्या दिया गया है, 8 बजे कितना समय हो रहा था, यहाँ पर क्या थी 36,540 किलोमीटर और 0 किलोमीटर। जो हमारा 8:30 बजे यहाँ पर कुछ और था। ऐसे अलग अलग उसने पाठ्यांकों को नोट किया। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझो और पहेली को चिढ़ाया और पूछा कि क्या वो बता सकती है कि 9:45 पर उसकी बस कितनी दूरी तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय का ग्राफ खींचे। आइए यह पता लगाएं कि प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। देखो, हम देख सकते हैं दूरी समय का ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफिक निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्ता रेखा या पाई चित्र का भी हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कैसा है, किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ स्तंभ ग्राफ है यह हमारा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कौन सा है, वायु संगठन दर्शाता वृत्ता रेखा वाला ऑक्सीजन और अन्य गैसें और नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है। में दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ये क्या हमारे यहाँ पर रेखा ग्राफ है, किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता हुआ रेखा ग्राफ है। अब हम देख सकते हैं किया जा सकता है। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखे। एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र में 13.11 दर्शाए गए अनुसार इस ग्राफ में एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा x o x अंकित कीजिए। इसे x तथा अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर जो हमारा रहता है y o y अंकित कीजिए। इसे y अक्ष कहते हैं। x o x तथा y o y का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं 2 अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है हमको, O ये हमको बीच वाला बिंदु दिया गया है, यहाँ पर से OX और OY यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ग्राफ पेपर पर x अक्ष तथा y अक्ष। बूझो तथा पहेली ने किसी प्रकार कार द्वारा चली गई दूरी तथा इसी दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े 13.6 में दर्शाए गए हैं। जैसे कि बूझो और उन्होंने क्या किया, किसी कार द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात किया है। ये यहाँ पर दिया गया है कि उनकी चाल कितनी थी और उनकी दूरी क्या थी। आप नीचे दिए गए चरणों को अपना ग्राफ बना सकते हैं। 2 अक्षों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचिए तथा 13.11 में दर्शाए अनुसार OX तथा OY अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि x अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना तथा y अक्ष के अनुदिश किस दर्शाना है। x अक्ष के अनुदिश समय तथा y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। समय 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर y अक्ष पर अंकित कीजिए। जब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने के लिए एक सारणी 13.6 कि क्रम में संख्या 1 प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ बनाना कैसे बनाते हैं हम ग्राफ।
कि समय ओ मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानो कि इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए एक अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से एक अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। अब हम देखते हैं चित्र। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। चित्र 13.12 में विभिन्न समय पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ में दर्शाया गया है। चित्र 13.12 में दर्शाए गए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति एक दूसरे समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ ही हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना उपरोक्त उदाहरण में दर्शाया गया है। हमें एक्स अक्ष y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो विभिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रकार के उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहले उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी, लिया गया समय सारणी में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर पैमाने चुनने का निश्चय करें तो हम 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो, तथा जिस पेपर ग्राफ पर खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर का आमा का एक ग्राफ पेपर है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी में 13.5 के आंकड़ों को संयोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तथा समय 6 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमको क्या दिया गया है, बस की गति को दर्शाता हुआ एक ग्राफ दिया गया है। क्या अब आप बस की गति के लिए दूसरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 13.13 द्वारा दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ तो हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बसों द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हमें किसी भी क्षण बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक अक्ष पर उस समय 8:15 के संगत बिंदु अंकित करते हैं। मान लीजिए वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु पर T पर यह लंबवत रेखा को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है। y अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी OB 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल ज्ञात कर सकते हैं? जैसा कि हमको यहाँ पर दिया गया है, बस की गति और दूरी का समय का हमको एक ग्राफ दिया गया है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बस की गति और उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। प्रमुख शब्द: रेखा ग्राफ, ग्राफ, असमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति और समय का मात्रक। अब हम इसका सारांश देख लेते हैं। हमने क्या सीखा? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। वस्तुओं की चाल या निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन सी एक दूसरे से तेज है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को चलने
में लिए गए समय में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक आवर्ती का उपयोग घड़ियों को बनाने में होता है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तुओं की का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा।